नमस्कार। जनगणना 2027 का आगाज हो चुका है और पहले चरण में ट्रेनिंग भी जारी है और इसके साथ ही HLB मैप बनाने का काम जारी है। और किस तरह से HLB मैप में मकान की नंबरिंग करनी है, किसे मकान मानना है, किसे परिवार मानना है और किस तरह से सब कुछ करना है, आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर शुरुआत कहाँ से करनी है। आप जान लीजिए कि जनगणना के पहले चरण, जिसको मकान सूचीकरण कहा जाता है, उसमें सबसे छोटी और मूल इकाई है मकान सूचीकरण ब्लॉक, जिसको हम HLB कहते हैं। जब एक प्रगणक को उसका इलाका दिया जाता है तो उसका सबसे पहला काम होता है कि अपने HLB मैप के साथ पूरे क्षेत्र को वो घूमे। ऐसा नहीं करना है कि हम सीधे ऐप में जा करके उसका डेटा फीड करने लगे। सबसे पहले हमको HLB मैप के साथ घूमना है अपने क्षेत्र को, ताकि हम जो सीमाएं हैं अपने HLB की उसको हम पहचान लें, ताकि कोई भी घर छूटे ना। उसके बाद अक्सर लोग मकान और बिल्डिंग में उलझ जाते हैं। जनगणना की भाषा में जानिए, परिसर शब्द का अर्थ होता है कि इसमें भवन, उसके नीचे की जमीन और आसपास का साझा इलाका जैसे आंगन या फिर बाउंड्री वाल, सब कुछ शामिल होता है परिसर में। भवन की बात करें तो इसे पहचानना आसान है। ऐसी संरचना जिसकी 4 दीवारें और एक छत हो, उसे हम भवन मानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर कोई घर बन रहा है तो उसे नंबर आप तभी दीजिएगा जब उसकी छत पूरी हो चुकी होगी। अब जनगणना का मकान तय कैसे होगा, इसे जानते हैं। यह सबसे ज़रूरी पॉइंट है। एक ही बिल्डिंग में कई जनगणना मकान हो सकते हैं। इसकी पहचान मुख्य प्रवेश द्वार से होती है। उदाहरण के लिए, अगर एक बड़ी बिल्डिंग में 4 अलग अलग फ्लैट हैं और सबके अपने अपने मेन गेट हैं, तो वहाँ 4 जनगणना मकान माने जाएंगे। अब बात करते हैं कि जनगणना में परिवार किसे कहते हैं। जनगणना में परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है। इसका मुख्य आधार है साझा रसोई। मतलब अगर कुछ लोग साथ रहते हैं और एक ही रसोई में बना खाना खाते हैं तो वे एक ही परिवार हैं। अब मुखिया की बात करते हैं। वह व्यक्ति जिसे परिवार के सदस्य अपना मुखिया मानते हैं, उसे हम मुखिया के रूप में दर्ज करेंगे। इसके लिए सबसे बुजुर्ग होना या फिर सबसे ज़्यादा कमाने वाला होना जरूरी नहीं होता है। जिसे भी परिवार अपना मुखिया मानता है उसी को हमें दर्ज करना है। प्रथम चरण की मकान सूचीकरण करते समय हमें अलग अलग तरह के परिवार मिलेंगे। जनगणना में हम 3 तरह के परिवारों को देखते हैं। पहले, सामान्य परिवार जो अपने घरों में रहते हैं। दूसरा, संस्थागत परिवार जैसे हॉस्टल में रहने वाले, जेल या आश्रम में रहने वाले। यहाँ रहने वालों का मुखिया जो संस्था का प्रभारी होता है, जैसे अगर हॉस्टल में रहने वाले हैं तो वार्डन हो गया मेन वहाँ का, या फिर जेल में है तो जेलर। ये संस्थागत परिवार का मुखिया होता है। ठीक है। अगर किसी PG मतलब पेइंग गेस्ट में 6 या उससे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो उसे संस्थागत माना जाएगा। इसके साथ ही बेघर परिवार जो सड़क किनारे, फ्लाईओवर्स के नीचे या फिर पाइपों में रहते हैं, उन्हें हम बेघर परिवार में शामिल करेंगे। लेकिन अभी इसे शामिल नहीं करना है। बेघर परिवारों को मकान सूचीकरण के चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अब मकानों को नंबरिंग कैसे देनी है, नंबर डालने का सबसे सही तरीका क्या है। घरों पर नंबर डालने के कुछ सख्त नियम हैं। सबसे पहले, दिशा का ध्यान होना जरूरी है। नंबरिंग हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू होनी चाहिए। तरीका ये होता है कि इसे सर्पाकार क्रम यानी जिग-जैग मैनर में किया जाता है। सड़क के दोनों ओर घर होते हैं तो पहले सड़क के एक तरफ के घरों की नंबरिंग पूरी की जाती है, फिर दूसरी तरफ से वापस आते हुए नंबर दिए जाते हैं। नंबर का फॉर्मेट क्या होगा। जनगणना मकान नंबर हमेशा 4 अंकों का होगा, जैसे 0001। नया मकान मिलने पर क्या करना है। अगर मकान नंबर 10 और 11 के बीच कोई नया मकान मिल गया है या फिर घर कोई बन गया है तो उसे हम 10/1 इस तरह का नंबर देंगे। कुछ खास नियम जो आपको पता होने चाहिए। विदेशी नागरिक के केस में अगर भारत में रहने वाले विदेशी राजनयिक हैं तो उनको जनगणना में नहीं गिना जाएगा। खाली मकान हम किसे मानेंगे। ऐसा मकान जिसमें जनगणना के समय कोई नहीं रह रहा है। मिश्रित उपयोग के घर कैसे होंगे। वह भवन जहां लोग रहते भी हैं और दुकान या छोटा मोटा उद्योग धंधा, छोटा कारखाना चलाते हैं, उसे हम मिश्रित उपयोग वाले मकान मानेंगे।
धार्मिक स्थलों की बात करें तो मंदिर, मस्जिद या चर्च को भी भवन माना जाता है, बशर्ते वो अस्थायी ढांचे हों। अब गणना होगी कहाँ? किसी व्यक्ति को वहां गिना जाता है जहां वह निवास करता है, ना कि उसके जन्म स्थान या फिर आधार के पते पर। मतलब अगर कोई व्यक्ति जेल में है या फिर कहीं हॉस्टल में है तो उसको वहीं पर गिना जाएगा, उसके जन्म स्थान या फिर आधार के पते के हिसाब से उसे नहीं गिना जाएगा। तो ये प्रगणकों के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसका ध्यान रखते हुए आप आसानी से इस जनगणना के प्रथम चरण के काम को कर सकते हैं। प्रगणकों को एचएलबी की पहचान और डेटा के लिए एचएलओ ऐप दिया जाता है, जिससे काम सटीक और तेज होता है। तो जनगणना का असली मकसद है जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाना, ताकि सरकार को पता चले कि कितने स्कूल, अस्पताल और नौकरियों की जरूरत है। ये डेटा ही देश की तरक्की का रास्ता तय करता है। तो प्रथम चरण का काम अभी चल रहा है और इसे किस तरह से करना है, इसकी हमने जो जानकारी दी है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी पहुँचे कि कैसे हमें काम करना है। तो बने रहे नसनाओं के साथ जनगणना से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।